गरीब जेठानी अमीर देवरानी। माँ जी, अब तो राहुल भैया के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दो। देखो, अब तो वो अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और अभी शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ बहू, तू सही कहती है, पर देख इस बुढ़ापे में मेरी बस की तो कुछ नहीं है करना। ये सब लड़की वड़की देखना तेरे काम है। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है कि तू उसके लिए अच्छी लड़की ही देखेगी। अरे माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रही हैं? तूने जब घर की सब बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है तो फिर ये क्यों नहीं, अब तू ही देख उसके लिए लड़की। ठीक है माँ जी। अगले ही दिन से मधु अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक 4 लड़कियां देख लेती है, पर उसे एक भी लड़की समझ में नहीं आती। अरे मधु, तुमने तो इतनी लड़कियां देख डाली, आखिर ऐसी कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने देवर राहुल के लिए? देखो जी, माँ जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ, और मैं राहुल भैया के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कल वैसे एक लड़की को देखने जाना है, क्या पता यही हो मेरी होने वाली देवरानी। अगले दिन सब उस लड़की को देखने जाते हैं। उस लड़की का नाम था सरिता। सरिता बड़ी ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर घर से होती है। ये लड़की मुझे बड़ी पसंद है, इसकी और राहुल की जोड़ी खूब सुंदर लगेगी। चलो जी, फिर हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। बड़ी धूमधाम से सरिता के माँ बाप उसकी शादी करते हैं। वो शादी में खूब पैसा लगाते हैं और दहेज में राहुल को गाड़ी और घर का सारा सामान देते हैं। शादी के बाद सरिता की मुंह दिखाई होती है। ये ले बहू, मेरी तरफ से सोने की चेन, मेरा आशीर्वाद है, इसे हमेशा संभाल कर रखना है। ये लो भाभी, मेरी तरफ से सोने के कान के बुंदे, देखो एकदम मॉडर्न डिज़ाइन के हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। सरिता बड़ी खुश होकर रात को सारे गिफ्ट खोलती है। फिर उसके हाथ में उसकी जेठानी का दिया गिफ्ट आता है। वो एक्साइटमेंट में उस गिफ्ट के डिब्बे को खोलती है तो उसमें से एक किताब निकलती है। हैं, ये क्या है? भगवत गीता। हद होती है चिंदेपन की भी। लगता है बिल्कुल ही फटीचर घर से है, जो एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं दे सकी मुंह दिखाई में। अगली सुबह, सरिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ बढ़िया सा बनाना, ठीक है? तो आपको क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? पता है कितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाती हूँ मैं, कभी इटालियन, कभी चाइनीज़, कभी थाई, तो कभी कॉन्टिनेंटल। यू नो व्हाट, मुझे तो ये इंडियन फूड एकदम गरीबों वाला खाना लगता है। आज मैं सबको इटालियन पास्ता बनाकर खिलाती हूँ। आई डोंट थिंक कि आपने कभी पहले खाया भी होगा। जो तुम्हारा मन हो वो बनाओ सरिता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सरिता इटालियन पास्ता लेकर आती है। अरे, पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाते हैं बहू, ये तुम क्या बना कर ले आई? अब माँ जी, मीठा हम किसी और दिन खा लेंगे ना, आज कुछ अलग खा कर देखते हैं। यह बात भी सही है। आओ बैठो बहू, तुम भी साथ बैठकर खाओ। ये अपने आप को समझती क्या है? अब ये सबको बताएगी कि किसको क्या खाना है। 2 दिन बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही थी। कितनी गर्मी है इस रसोई में, यहाँ तो चिमनी भी नहीं है। पापा ने भर भर के मुझे इतना दहेज दिया, पर पता नहीं कैसे वो चिमनी देना भूल गए। मैं आज ही उनको बोलती हूँ फटाफट एक चिमनी भिजवा दे। अरे सरिता, इन सब की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है ना। देखो, वो खिड़की खोल दो, फिर देखो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। ज़रूरत है भाभी, और मेरे घर वाले इतने पैसे वाले हैं कि उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताओ, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो ये घर तो एकदम खाली था, ना सोफ़े, ना वॉशिंग मशीन, ना एसी। क्या आपकी माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया? नहीं सरिता, उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, पर हाँ, मुझे खूब संस्कार दिए हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। समझ गई, वो आपको कुछ और दे भी क्या सकते थे, जब होगा तभी तो देंगे, फटीचर घर की। कुछ कहा क्या सरिता? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शाम को सरिता कमरे में अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ। अच्छा, मैंने आपको ये बोलने के लिए फ़ोन किया था कि तीज पर ना आप मेरे ससुराल भर भर कर सामान भिजवाना। देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इस घर की अमीर बहू हूँ तो मेरा रौब बना रहना चाहिए। हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर।
अब बताऊंगी इस फटीचर जेठानी को मैं। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं इतने रईस घर से आई हूँ। सरिता कभी भी अपनी जेठानी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। वो उससे हमेशा ऐसे काम करवाती जैसे वो उसकी नौकरानी हो। सरिता की जेठानी चुपचाप सरिता के सब काम कर देती और कभी उसे चूं भी नहीं कहती थी। एक दिन जब उसकी सास ने देखा कि कैसे सरिता अपनी जेठानी से घर की सफाई करवा रही है तो उसे बड़ा बुरा लगा। सरिता के कमरे में जाने के बाद उसने मधु को अपने पास बुलवाया। ये सब क्या है बड़ी बहू? वो जब से आई है तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती और तुम हो कि बस चुपचाप सब सहे जा रही हो। जाने दो ना माँ जी, घर की तो काम है और सरिता अभी इस घर में नई नई आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कुछ भी बोल देने से कहीं उसको गुस्सा आ जाए और फिर राहुल परेशान हो। सरिता को थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है, वो समय के साथ बदल जाएगी माँ जी। ठीक है बड़ी बहू, मैं तो यही चाहती हूँ कि घर में बस शांति बनी रहे। तीज के त्योहार के लिए घर में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सरिता और मधु दोनों के घर से तीज का त्योहार आता है। अरे माँ आप आ गई, आओ बैठो ना। अरे मौसी जी आप आओ बैठो ना। अरे बेटा वो तुम्हारी माँ ने ये डब्बा दिया है। माँ देखा ना मेरी जेठानी की मौसी कैसे कपड़े पहन कर आई है। सच में तेरी जेठानी तो बहुत ही गरीब घर से लगती है। देखो ना सामान भी कुछ खास लेकर नहीं आई। ये सब क्या है मौसी? कुछ नहीं, बस माँ का प्यार है। बस इतना सा प्यार? क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये देखो ना मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है। ये देखो सोने का हार, मेरे लिए कितने सुंदर कपड़े हैं, इतने सारे गिफ्ट्स हैं। अरे शाम तक चिमनी भी भिजवा देंगे पापा। अरे इन सब की क्या ज़रूरत है बहन जी? अरे बहन जी लड़की वाले तो जितना दे उतना कम है। वैसे भी इससे कम क्या ही लेकर आती मैं, मुझे तो लाने में भी शर्म आ जाती। लड़की के घर जाओ तो कम से कम इतना तो ले जाना बनता है ना मधु की मौसी जी? हाँ हाँ बिल्कुल सच कहा आपने। ये सारी बातें छोड़ो और चलो, खाने का टाइम हो गया है। चल कर टेबल पर बैठते हैं और बढ़िया सा खाना खाते हैं। सरिता अब इन गरीबों के साथ बैठकर खाना भी खाना पड़ेगा क्या हमें? कर भी तो क्या सकते हैं माँ। सब लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरिता की माँ और मधु की मौसी अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सरिता अपने मायके से आए सामान को लेकर बड़ा ही दिखावा करती है और अपनी जेठानी को सुनाने लगती है। भाभी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो ना सरिता, क्या बात है? भैया तो दिखने में इतने स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा कमाते भी हैं, तो फिर उनको तो कोई भी अच्छी सुंदर अमीर लड़की मिल जाती ना, तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? या फिर कहीं आपने पैसे वाली पार्टी देकर उन्हें फंसा तो नहीं लिया था? माँ जी ने बताया था आप दोनों की लव मैरिज हुई थी, ऐसे ही कुछ था क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो सरिता? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। कितनी बार तुम कुछ ऐसा बोल देती हो कि बुरा लगता है, पर फिर भी मैं चुप रह जाती हूँ। पर आज तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम जानती ही क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में, जो ऐसे बोल रही हो कि पैसों के लिए शादी की है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। लड़कियाँ अक्सर पैसे वाले लड़के को फंसाकर शादी कर लेती है। आखिर कौन लड़का बिना दहेज की शादी करता है? मेरे माँ बाप को ही देख लो, कितना भर भर के दहेज दिया है और आपके घर से तो एक सामान भी नहीं आया। आज की ही बात ले लो ना, आपकी मौसी वो एक डब्बा लेकर बेटी के घर आ गई। मेरी माँ तो ऐसे कभी ना जाती। तुम्हारी सोच को ना कोई नहीं बदल सकता। वो छोटी है और छोटी ही रहेगी। मधु वहाँ से चली जाती है। उस दिन सरिता की बातें उसे बहुत चुभ जाती है, पर फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बताती। अगले दिन सरिता बड़ी तैयार श्यार होकर खड़ी थी। अरे बहू ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है सवारी? माँ जी वो कल माँ आई थी ना, तो उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे और इनके लिए 2 दिन का ट्रिप प्लान किया है। उन्होंने सारी बुकिंग करवा दी है, अपनी गाड़ी और ड्राइवर भी भेज दिया है। पापा ने कहा है कि सारा खर्चा उनकी तरफ से है। बस जल्दी जल्दी में मैंने पैकिंग कर ली और मैं आपको बता नहीं पाई। चलो बढ़िया है। शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए, तो इसी बहाने तुम दोनों साथ में वक्त बिता पाओगे। बिल्कुल भाभी, वैसे अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो आप चल सकती हैं। पैसों की चिंता मत करना, मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं कि वो आपका खर्चा भी उठा लेंगे। हाँ, मुझे तो आपको देखकर बड़ा तरस आता है। भैया अक्सर काम से बाहर रहते हैं, इसलिए आप घूम नहीं पाती। और
और शादी के पहले तो आपके माँ बाप ने आपको बस पार्क ही घुमाया होगा। सरिता तुम। अरे सरिता, तुम यहाँ खड़ी गप्पे क्या मार रही हो? बाहर ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है। तुम औरतों की बातें ना खत्म नहीं होती। अरे मैं तो भाभी को बस अपने साथ आने के लिए ऑफ़र कर रही थी, वो बेचारी कहीं जा नहीं पाती ना। क्या है सरिता तुम भी। चलो अब जल्दी। माँ मैं चलता हूँ, आपको पहुँच फ़ोन करूँगा। अच्छा भाभी, आप ध्यान रखना। सरिता और राहुल गाड़ी में बैठकर 2 दिन के लिए ट्रिप पर निकल जाते हैं। जब वो ट्रिप से घूमकर आते हैं तो सरिता सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। ये सब आपके लिए है, और भाभी ये साड़ी आपके लिए। मैंने हमेशा आपके पास सादी साड़ियाँ ही देखी है, आप इस बार त्योहार पर यही पहनना। ये तो काफ़ी महंगी लग रही है, तुमने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? मैंने नहीं खर्चे भाभी, ये सब तो पापा ने दिलवाया है। मम्मी और पापा भी हमारे साथ ही आए थे ना। अच्छा, मुझे तो लगा तुम दोनों ही गए हो बस। वही तो, जहाँ तो हम दोनों ही रहे थे, फिर अचानक उनका भी प्लान बन गया, बस फिर निकल पड़े सब साथ में। वहाँ ना हमने बहुत ही मज़े किए। आपने होटल मैरिट का नाम सुना है? 5 स्टार होटल है वो, बस वहीं रुके थे। क्या व्यू था वहाँ का, मज़ा ही आ गया। खाना तो पूछो ही मत। मैं तो बोलती हूँ आप भी अपने माँ बाप को वहाँ एक बार लेकर ज़रूर जाओ। पैसों की कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, मैं अपने पापा को बता दूँगी। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो सरिता, काफ़ी थक गई होगी, जाकर आराम करो। इतना बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सरिता भी अपने सारे बैग उठाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन घर पर एक वकील आता है। सरिता उससे पूछती है कि उसे क्या काम है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। मुझे बस आपकी सास से काम है, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं आया हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। माँ जी, कोई वकील आपसे मिलने आया है। अच्छा, भेज दो उसको। ठीक है, पर वकील को आपसे क्या काम? अरे होते हैं कुछ ऐसे काम, तुम अपने कमरे में जाओ, ये माँ जी का काम है, वो देख लेंगी। सरिता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? दामाद जी कैसे हैं? उफ माँ, ये सारी बातें छोड़ो और मेरी बात सुनो। अरे ऐसा क्या हो गया बेटी, तो कुछ परेशान लग रही है। अरे माँ, बात परेशानी वाली ही है। पता है अभी घर में एक वकील आया है, मैंने उससे पूछा कि माँ जी से क्या काम है तो उसने बोला तुम्हारी सास को ही बताऊंगा। उसके बाद जब सासू माँ को बताने गई और उनसे पूछा कि वकील क्यों आया है तो वो फटीचर जेठानी वहाँ गई और बोलने लगी तुम अपने कमरे में जाओ। ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती थी? यही तो सोचने वाली बात है माँ कि उन्होंने मुझे कमरे में क्यों भेज दिया। और पता है वो खुद मेरी सास और वकील के पास बैठी है। मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है माँ। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है, तो जल्दी जा और जाकर उनकी सारी बातें सुन। सरिता उनकी बातें दरवाजे से कान लगाकर छुप कर सुनने लगती है। देखिए, मकान तो नाम हो जाएगा पर कुछ दिन और लग जाएंगे। अभी 1 हफ्ते की कोर्ट की छुट्टियां जो पड़ने वाली है। अरे वकील साहब, मुझसे इतना इंतज़ार नहीं हो पाएगा। आप इन छुट्टियों से पहले ही ये मकान नाम करवा दो बस। अरे मधु जी, इतने भी क्या जल्दी है आपको? ये काम आराम से ही ठीक लगते हैं। सब्र रखो, मकान नाम हो जाएगा। ठीक है, पर आप जल्दी की कोशिश करना। वकील वहाँ से चला जाता है, पर सरिता सारी बातें सुन चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर उसके तो कान ही खड़े हो जाते हैं। वो झट से अपनी माँ को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती है। उसके बाद अपने पति राहुल को फ़ोन लगाती है, पर वो मीटिंग में होता है इसलिए बात नहीं कर पाता। सरिता के दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। वो अपनी माँ के कहने पर अपने जेठ के आने का इंतज़ार करती है और जब उसका जेठ शहर से वापस लौटता है तो सरिता का गुस्सा आग के गोले की तरह फूट पड़ता है। आ गए आप? अब बात करूंगी सबसे। ये जो चल रहा है ना आप दोनों का, वो सब मैं नहीं होने दूंगी। अरे क्या बात हो गई सरिता, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? हुआ क्या है? हुआ क्या है अभी पता चल जाएगा। ये फटीचर घर से आई जेठानी जो तेजपना दिखा रही है ना, वो सब आज मैं सबके सामने ला दूंगी। मैंने इसके और अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। क्या? मेरे माँ बाप? पर क्यों? उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी कैसे पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। और हाँ, क्या पता ये उनकी ही साजिश हो। मेरे माँ बाप चुप नहीं रहेंगे। सरिता, सरिता हमारी बच्ची।
देखो ना माँ कितनी तेज निकली है फटीचर घर की, चुपके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ऐसा कुछ नहीं है सरिता, तुम गलत समझ रही हो। मैंने वकील को बात करते खुद सुना है, उसे बोल रही थी ना जल्दी से नाम करवाओ, जल्दी से नाम करवाओ। सब लोग सरिता को समझा रहे थे, पर सरिता का पारा तो इतना हाई था कि वो किसी की सुनने को राजी नहीं थी। इतने में घर के दरवाजे पर फिर से कोई आता है। सरिता देखती है 2 बहुत ही रईस आदमी और एक औरत दरवाजे पर खड़े थे। अरे सर जी, आप मैम, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ कैसे? ये तो मेरी बेटी का ससुराल है, वो रही मेरी बेटी। पर आप यहाँ किसको जानते हैं? पापा पापा पापा? ये इसके पापा है? मेरा बॉस इसकी जेठानी का बाप है। हमारे पास तो एक फ़ोन आया तो हम बस तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ चले आए। क्या पापा, आप भी? पहली बार तो माँ स्विट्ज़रलैंड गई थी और वो भी आपने इनको ठीक से देखने नहीं दिया। अरे कोई नहीं ना बेटा, स्विट्ज़रलैंड कौन सा अपनी जगह से भागा जा रहा है, हम फिर चले जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अजीब बात करती हो तुम। ये मेरे पापा है तो है, इसमें हो सकते वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो किड लाइक्स के मालिक है ना, जहाँ मेरे पापा नौकरी करते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी जिनको पूरा शहर जानता है। और तुम बोलती हो कि ये तुम्हारे पापा है? तुम तो एक फटीचर गरीब घर से हो ना, तो ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? किसने कहा तुझे कि वो गरीब घर से है? बस इसलिए क्योंकि वो सादी तरह से जीवन जीती है और कोई दिखावा नहीं करती। अरे पर वो उस दिन इनकी मौसी तो ऐसे पुराने कपड़ों में आई थी, और वो भी एक डब्बा लेकर। वो मौसी दरअसल इनके घर की देखभाल करती है और ये लोग उसे घर का सदस्य मानते हैं। इसके माँ बाप विदेश में थे तो वो त्योहार देने आई थी, और उस डब्बे में पता है क्या था? एक हीरे का हार, जो मधु ने इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो तुमको नीचा दिखाना चाहती है। तो अगर ये इतनी अमीर है तो फिर इनके घर से दहेज क्यों नहीं आया? जब मैं आई तो ये घर बिल्कुल खाली था। यह घर इसलिए खाली था बहू क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने लिया था। और हाँ, ये बात सच है कि इस घर में बहू के मायके से कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं आई, क्योंकि उसके माँ बाप ने सच में दी भी नहीं। पर जिस घर में तुम खड़ी हो ना बहू, ये घर ज़रूर इसके माँ बाप ने दिया हुआ है। ये सुनकर सरिता और उसके माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है और सब के सब सुन पड़ जाते हैं। और हाँ, जो वकील की बातें तुमने सुनी है ना, तो पूरी ही सुन लेती। मधु प्रॉपर्टी अपने नहीं बल्कि मेरे नाम पर करने की बात कर रही थी, क्योंकि अभी तक इस घर के कागज़ नहीं हुए हैं। हे भगवान, मैं तो आज तक यही समझती रही कि मैं ही एक अमीर घर से हूँ और हमेशा जेठानी जी को नीचा दिखाती रही। ये चाहती तो 1 मिनट में मेरी बोलती बंद कर सकती थी, पर इन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला। यही तो बड़प्पन है उनका सरिता, तुमको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियाँ, मेरी बातें जो मैंने आपको कही, वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो भाभी। मधु सरिता को उठाकर गले से लगा लेती है। सरिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके मन में अपनी जेठानी के लिए इतनी इज्जत बढ़ जाती है कि वो हमेशा उसको अपनी बड़ी बहन समझती है।